नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ MEG 10 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी जिसका नाम है राजमोहन्स वाइफ। राजमोहन्स वाइफ जो है वो एक डेब्यू नॉवेला है जो कि इंडियन राइटर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। ये फर्स्ट नॉवेला था जिसे एक इंडियन ने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था। मीन्स द इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेला क्लेम्ड बाय मैनी टू बी द वेरी फर्स्ट इंडियन नॉवेला। एंड इसे जो है इंडियन फील्ड ने पब्लिश किया था एंड किशोरी चंद मित्रा ने इसे एडिट किया था। तो बहुत से लोगों ने मे भी ये नई टर्म सुनी होगी नोवेला, जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि नोवेला जो है वो एक नरेटिव प्रोज फिक्शन होता है जिसकी लेंथ जो है मोस्ट ऑफ द नॉवल से शॉर्ट होती है लेकिन मोस्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी से लॉन्ग होती है। मतलब कि नॉवल से छोटा होता है लेकिन शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है। ये लिखा गया था 1863 में एंड इसे पब्लिश किया गया था 1864 में। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि राजमोहन्स वाइफ ये जो नॉवेला है इसको कई जगह पर एज अ नॉवेल भी बताया गया है और कई जगह इसको नॉवेला बताया गया है। तो आपको जैसे ठीक लगेगा वैसे जो है कर लेना। इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि एक्चुअल में नॉवेला है या एक नॉवेल थी। तो ये आप कहीं और से अगर आपको पता चलेगा तो आप इसको करेक्ट कर भी सकते हो। तो इस नॉवेला को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा राइटर बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में जान लेते हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वो एक फेमस इंडियन पोइट, नोवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट रहे हैं। ये फेमस बंगाली लैंग्वेज नॉवल आनंद मठ के ऑथर हैं जिसे बंगाली लिटरेचर एंड इंडियन लिटरेचर का लैंडमार्क माना जाता है। एंड ही वॉज द कंपोजर ऑफ आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ये आप सबको पता होगा कि हमारा जो वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही लिखा गया है। एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज एम्परर ऑफ लिटरेचर इन बंगाल। इन्हें बंगाल में जो है एम्परर ऑफ लिटरेचर या साहित्य सम्राट के रूप में जाना जाता है। एंड इनकी एजुकेशन हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से एंड इनका बर्थ हुआ था 26 जून 1838 में वेस्ट बंगाल में एंड इनकी डेथ हुई थी 8 अप्रैल 1894 में कलकत्ता में। इनका जो लिटरेरी मूवमेंट था वो बंगाल रेनेसा था। एंड इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं जिनमें से कुछ बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं जैसे कि आनंद मठ, इंदिरा, दुर्गेश नंदिनी। देन तो ये था हमारे राइटर के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारी नॉवेला राजमोहन्स वाइफ के टाइटल के बारे में कि इसका टाइटल राजमोहन्स वाइफ जो है वो क्या सिग्निफाई करता है। तो राजमोहन्स वाइफ ये जो हमारी नॉवल है इसका जो टाइटल है ये बेसिकली सिग्निफाई करता है वुमेन को। वुमेन इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द नॉवेला नेम्ड राजमोहन्स वाइफ एंड द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल इज मतंगिनी who is the wife of Rajmohan. She was a revolutionary woman who has been regarded as a symbol of purity. She has been symbolized as the Bharat Mata of India. At the same time, the title is significant of the fact that the position of woman is always behind the man. मीन्स कि इस नावल की जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है मतंगिनी जो कि वाइफ है राजमोहन की। एंड मतंगिनी जो है उसे एक एज अ रेवोल्यूशनरी वुमेन की तरह दिखाया गया है जो कि सिंबल है प्योरिटी का। एंड मतंगिनी को भारत की भारत माता के रूप में भी सिंबलाइज किया गया है। हालांकि हम इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं वुमेन को जो है हमेशा मर्दों से पीछे ही रखा गया है, मर्दों से पीछे ही माना गया है। एंड वुमेन को हमेशा एज ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है एंड मेल को ही सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। मेल जो है उसको मास्टर माना जाता है फैमिली का, मेल को जो है प्राइमरी माना जाता है एंड फीमेल को जो है सेकेंडरी सेक्स माना जाता है। तो ये जो इस नॉवेला का टाइटल है राजमोहन्स वाइफ ये एक्चुअल में मतंगिनी को ही पोर्ट्रे कर रहा है, उसी को सिग्निफाई कर रहा है। लेकिन फिर भी इस नॉवल का टाइटल जो है वो मतंगिनी ना होकर राजमोहन्स वाइफ रखा गया है बिकॉज जो हमारे राइटर हैं वो कहीं ना कहीं इस टाइटल के थ्रू हमें ये डिपिक्ट करना चाहते हैं कि वुमेन की सेल्फ आइडेंटिटी सोसाइटी में कंसीडर ही नहीं की जाती है। तो इस टाइटल के जरिए जो हमारे राइटर हैं वो सोसाइटी की पैट्रियार्कल सोच, मेल डोमिनेंस, मेल ऑपरेशन को जो है सिग्निफाई करना चाहते हैं जहाँ पर फीमेल को इंफीरियर और मेल को हमेशा एज अ सुपीरियर ही कंसीडर किया जाता है। तो जैसा कि ये टाइटल हमें सजेस्ट करता है कि इस नॉवेला की जो प्रोटैगनिस्ट है उसने अपनी इंडिविजुअलिटी जो है वो आफ्टर मैरिज लूज़ कर दी है बिकॉज उसका जो हस्बैंड है वो ओवर कंट्रोलिंग है। एंड जो मतंगनी है उसका अपने ऊपर अपनी आइडेंटिटी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, अपनी सेक्सुअलिटी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। एंड जो मतंगनी का कैरेक्टर है वो सब्जुगेटेड इंडिया की वुमेन को इंस्पायर करने वाला कैरेक्टर है। सो राजमोहन्स वाइफ जो है वो एक रेवोल्यूशनरी नॉवल है एंड ये रिप्रेजेंट करती है एक ब्रेव वुमेन को। तो ये था हमारे टाइटल के बारे में। तो अब हम जान लेते हैं राजमोहन्स वाइफ ये जो नॉवेला है इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में।
तो फर्स्ट करेक्टर है मतंगनी, जो कि इस नोवेला की प्रोटैगनिस्ट है। सेकंड है राजमोहन, ये एक एब्यूसिव हस्बैंड होता है मतंगनी का। थर्ड है हेमांगिनी, ये छोटी बहन होती है मतंगनी की। उसके फोर्थ है माधव घोष, माधव घोष जो है वो हेमांगिनी के हस्बैंड होते हैं। फिफ्थ है माथुर घोष, माथुर घोष इस नोवेला के विलन हैं यानी कि एंटागनिस्ट हैं। सिक्स है कनक, ये मतंगनी की फ्रेंड होती है। उसके बाद नेक्स्ट है द सरदार, सरदार जो है वो डाकुओं का लीडर होता है। नेक्स्ट है भिखू, भिखू राइट हैंड होता है सरदार का। नाइन्थ है तारा, ये फर्स्ट बीवी होती है माथुर यानी कि हमारी इस नोवेला का जो विलन है उसकी ये फर्स्ट वाइफ है। एंड लास्ट है चंपक, चंपक जो है वो सेकंड वाइफ होती है माथुर की, जो कि इस नोवेला का एंटागनिस्ट। तो ये थी इस नोवेला की कुछ मेन कैरेक्टर्स। तो अब डिस्कस करते हैं इस नोवेला की समरी। ओके तो इस नोवेला की जो ओपनिंग है वो दोपहर के समय बंगाल प्रेसिडेंसी के एक छोटे से गांव राधागंज में होती है। एक 30 इयर्स की जो महिला है वो दोपहर को नैप से जागती है और पास के घर में 18 इयर्स की मैरिड वुमेन से मिलती है। दोनों के बीच थोड़ी देर बातचीत होती है, जिसमें जो 30 इयर्स की जो महिला है उसका नाम रिवील होता है कि उसका नाम होता है कनक। कनक जो है वो 18 इयर्स की मैरिड वुमेन को अपने साथ पास की नदी से पानी लाने के लिए कन्विंस करती है। हालांकि 18 इयर्स की ये जो लेडी है ये डरती है, बिकॉज इसके जो पति हैं वो इसको यहाँ वहाँ जाने से रोकते हैं। तो ये डर रही थी कि अगर मैं पानी लाने चली जाऊंगी और हस्बैंड को पता लग जाएगा तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी फ्रेंड के साथ पानी लाने के लिए चली जाती है। फिर इसी बीच जब ये दोनों पानी लाने जा रही होती हैं तो रास्ते में दो आदमी जो कि कजन्स होते हैं वो आपस में बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वहाँ पर जो बड़ा होता है उसका नाम माथुर घोष होता है एंड जो छोटा है उसका नाम माधव घोष होता है। जैसे ही ये दोनों जो है खिड़की से बाहर देखते हैं तो ये जो 18 इयर्स की लेडी है इसका घूंघट हवा से हट जाता है और इन दोनों की नज़र इस लेडी के ऊपर पड़ती है। तो यहाँ पर जो माधव घोष है वो मतलब इस 18 इयर्स की वुमेन को पहचान लेता है एंड माथुर घोष जो है वो माधव घोष को पूछता है कि सुंदर सी लेडी कौन है। तो माधव घोष जो है वो माथुर घोष को बताता है कि ये उसकी जो वाइफ है उसकी बहन है एंड राजमोहन की वाइफ है। एंड जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि जो माथुर घोष है वो नेगेटिव कैरेक्टर है। तो जब ये इस 18 इयर्स की वुमेन को देखता है तो इसकी ब्यूटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है एंड इसकी एक तरह से गंदी नज़रें होती हैं इस लेडी के ऊपर। तो इसके बाद क्या होता है कि जो दोनों औरतें हैं वो अपने अपने घर लौट जाती हैं, परंतु जो मतंगनी है यहाँ पर उस 18 इयर्स की जो लेडी है उसका नाम रिवील हुआ है कि जो मतंगनी है वो अपने पति के रिएक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा डरी होती है। तो आगे की स्टोरी जो है फ्लैशबैक में चलेगी, क्योंकि प्रेजेंट में एक रिच बंगाली फैमिली है। तो हम उस रिच बंगाली फैमिली का बैकग्राउंड देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे कि वो रिच कैसे बनी एंड जो मतंगनी है उसकी हिस्ट्री क्या है। तो हुआ क्या था कि एक बंगाली रिच परिवार का उदय हुआ था। वो कैसे कि एक बंशिवदान घोष नाम का एक कुक था जिससे एक रिच वुमेन ने जमींदारी सौंप दी थी, क्योंकि बंशिवदान की जो फर्स्ट वाइफ थी उसकी डेथ हो गई थी। तो इसने जो है इस रिच वुमेन के साथ अपनी दूसरी शादी की और उसकी प्रॉपर्टी का ये मालिक बन गया। फिर कुछ टाइम बाद ये जो बंशिवदान है ये राधागंज आ गया एंड वहाँ पर इसने अपनी प्रॉपर्टी को और ज़्यादा एक्सपेंड किया एंड वहीं यानी कि राधागंज में ही इसने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड की। तो बंशिवदान की डेथ के समय जो बंशिवदान है उसने अपनी प्रॉपर्टी को अपने तीनों बेटों में डिवाइड किया, जिसमें से उनके एक बेटे का नाम था राम कोता जो कि माथुर का पिता था, सेकंड था राम कनाई ये माधव के पिता थे और थर्ड था राम गोपाल। तो इनमें से जो राम कनाई है यानी कि माधव के जो पिता हैं उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से मैनेज नहीं किया, जिस कारण उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो खो दी थी, या कह सकते हैं कि लोगों ने उनकी प्रॉपर्टी को लूट लिया था। लेकिन राम कनाई ने प्रॉपर्टी को तो अच्छे से मैनेज नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया था, वो था उन्होंने माधव को सबसे अच्छी एजुकेशन दी थी एंड उन्होंने माधव की शादी एक गरीब एंड सभ्य लड़की के साथ की थी जिसका नाम था हेमांगिनी। एंड हेमांगिनी आपको पता ही होगा कि वो मतंगनी की छोटी सिस्टर है। एंड इसी दौरान मतंगनी की शादी भी राजमोहन से करा दी गई थी। एंड दूसरी ओर माधव के जो चाचा थे राम गोपाल, उनकी कोई भी संतान नहीं थी, तो उन्होंने मरने के दौरान माधव को अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो इस शर्त पर दे दी थी कि माधव जो है वो हमेशा राम गोपाल की विधवा वाइफ की देखभाल करेगा। तो राम गोपाल की प्रॉपर्टी से माधव जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच बन चुका था। तो मतंगनी का जो हस्बैंड है राम गोपाल वो तो जॉबलेस था। तो मतंगनी जो है वो अपनी बहन हेमांगिनी के पास जाकर उससे इंसिस्ट करती है कि वो अपने पति से कहलवाकर उसके पति को भी कोई छोटी मोटी जॉब दिला दे।
तो फिर हेमांगिनी के कहने पर ही माधव जो है वो राजमोहन को नौकरी देने के लिए मान गया था। एंड माधव ने राजमोहन को राधागंज की अपनी एस्टेट का सुपरवाइजर बनने का काम भी ऑफर किया था। एंड ये भी प्रॉमिस किया था कि राधागंज में वो राजमोहन के रहने के लिए घर भी प्रोवाइड करवाएगा। हालांकि पहले तो जो राजमोहन है उसने इस फेवर को लेने से इनकार कर दिया था, बिकॉज राजमोहन को लगता था कि मतांगिनी और माधव के बीच में कोई अफेयर चल रहा है, तभी वो मतांगिनी के कहने पर उसको जो है फेवर कर रहा है। बट लेटर ऑन राजमोहन जो है वो इस जॉब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है एंड मतांगिनी के साथ मिलकर राधागंज चला जाता है। तभी अब जो प्रेजेंट है उसमें मतांगिनी जो है उसका घर राधागंज में है एंड वो लेडी कनक जिसके साथ वो प्रेजेंट में पानी लाने के लिए गई थी वो इसकी नेबर है। ओके, तो ये थी हमारी फ्लैशबैक की स्टोरी। तो अब स्टोरी जो है वो दोबारा से प्रेजेंट में चलेगी। ओके, तो जो मतांगिनी है वो पानी लेकर घर पहुंचती है तो राजमोहन को गुस्से में पाती है। तो राजमोहन जो है वो मतांगिनी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, गाली गलौज करता है, बट मतांगिनी जो है वो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेती है। एंड ये सब मतांगिनी की जो चाची है वो देख रही होती है। एंड जब मतांगिनी अपने कमरे में वापस जाती है तो उसकी जो आंटी है जो देख रही होती है सब कुछ, वो राजमोहन को काफ़ी ज़्यादा स्कोल्ड करती है, यानी कि उसको डांटती है। एंड दूसरी ओर माधव घोष जो है वो घर पहुंचता है। एंड जब वो घर पहुंचता है तो माधव का मैसेंजर उसे एक लेटर देता है जो कि एक लॉयर का लेटर होता है। एंड जब माधव वो लेटर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि माधव की जो विडो आंट है, यानी कि राम गोपाल की जो विडो वाइफ है, उसने माधव के अगेंस्ट मुकदमा दायर किया है कि राम गोपाल की जो विल है, जो वसीयत है, वो जाली है और माधव ने इलीगल तरीके से राम गोपाल की संपत्ति को हथियाया है। एंड माधव का जो वकील है वो उसे बताता है कि किसी काउंसलर ने उसकी विडो आंट की मदद की है एंड जो आंट है वो पूरी तरह से पूरी ताकत से केस लड़ना चाहती है। तो इसके बाद माधव जो है वो अपनी विडो आंट से इस बारे में बात करने जाता है एंड पता करने पर मालूम पड़ता है कि उसकी आंट को माथुर के घर के आसपास देखा गया था। तो इससे माधव को शक होता है कि शायद माथुर ही विडो आंट का काउंसलर है। तो फिर एक दिन जब मतांगिनी जो है वो अपने चैम्बर में बैठी होती है तो वो दो मर्दों को आपस में बात करते हुए सुनती है। उनमें से एक जो है वो राजमोहन होता है एंड दूसरा एक डकैत जिसका नाम सरदार है वो होता है। ये दोनों जो है वो माधव के घर से राम गोपाल की विल को चुराने की कॉन्स्पिरेसी रच रहे होते हैं ताकि माधव की जायदाद को हड़पा जा सके। तो फिर ये सब जानने के बाद जो मतांगिनी है वो रातों रात बड़ी मुश्किल से माधव के घर पहुंचकर उसको कॉन्स्पिरेसी के बारे में सचेत करती है, वार्न करती है। एंड माधव जो है वो इसके बदले मतांगिनी की इस हेल्प के लिए उसको थैंक यू भी बोलता है। एंड मतांगिनी की वार्निंग के अकॉर्डिंग माधव जो है वो घर की सिक्योरिटी को भी बढ़ा देता है एंड डकैतों का प्लान फिर इसके बाद फ्लॉप हो जाता है। इसी दौरान जो मतांगिनी है वो माधव से ये भी कन्फेस करती है कि वो माधव को पसंद करती है, उसे प्यार करती है। बट फिलहाल जो माधव है वो सब कुछ चुपचाप सुन लेता है एंड इस बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, बिकॉज माधव जो है वो अपनी वाइफ हेमांगिनी के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल था। तो फिर इसके बाद जो मतांगिनी है वो अपने घर वापस लौट जाती है जहाँ पर राजमोहन उसका इंतज़ार कर रहा होता है, बिकॉज राजमोहन को मतांगिनी के अब्सेंस का पता चल गया होता है। तो जैसे ही मतांगिनी अपने घर पहुंचती है तो गुस्से में राजमोहन जो है वो नाइफ उठाकर मतांगिनी को मारने ही वाला होता है कि उतने में सरदार एंड उसका साथी भिक्खू जो है वो घर में आते हैं एंड राजमोहन पर हमला कर देते हैं। एंड उनको लगता है कि राजमोहन ने उन्हें धोखा दिया है, डबल क्रॉस किया है। बट फिर राजमोहन जो है वो जैसे तैसे पूरी बात सरदार एंड भिक्खू को समझाता है एंड ये तीनों मतांगिनी को मारने के लिए आते हैं। बट तब तक मतांगिनी जो है वो वहाँ से भाग चुकी होती है एंड राजमोहन जो है वो मतांगिनी को मारने की कसम खाता है। तो भागने के बाद मतांगिनी जो है वो कनक के घर जाकर उससे शेल्टर के लिए हेल्प मांगती है एंड ये भी बताती है कि राजमोहन के गुस्से एंड वायलेंस के कारण उसे घर से भागना पड़ा। फिर वहाँ पर सुक्की की मदर आ जाती है एंड सब कुछ जानने के बाद सुक्की की जो मदर है वो अपने रिलेटिव्स के घर में छिपने का ऑफर मतांगिनी को देती है। तो नेक्स्ट अब जो स्टोरी है वो माथुर के हाउस में शिफ्ट होती है। मतांगिनी एंड सुक्की की जो मदर है वो माथुर की वाइफ तारा से मिलते हैं एंड तारा को ब्रीफली मतांगिनी के मिसफॉर्चून के बारे में बताते हैं। तो तारा यहाँ पर मतांगिनी के स्टे के लिए राजी तो हो जाती है, लेकिन तारा को भी मतांगिनी के स्टे के लिए माथुर की परमिशन चाहिए थी। तो तारा जो है वो मतांगिनी के स्टे के लिए माथुर को पूछती है एंड माथुर मान जाता है। लेकिन माथुर की एक सेकंड बेबी भी थी जिसका नाम चंपक था। वो मतांगिनी की प्रेजेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे मतांगिनी की प्रेजेंस उसके घर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, बिकॉज उसे लग रहा था कि जो मतांगिनी है उसके कारण वो अपने पति का अफेक्शन जो है वो लूज ना कर दे।
एंड दूसरी ओर जो राजमोहन है उसको मतांगनी की स्टे के बारे में पता चल जाता है कि जो मतांगनी है वो माथुर के घर पे है। तो मतांगनी को लेने के लिए वो माथुर के घर पर जाता है एंड वहाँ पर सुकी की मदर से वो मिलता है एंड सुकी की मदर को बोलता है कि वो मतांगनी को लेने आया है एंड वो अब सुधर चुका है। एंड ओल्ड लेडी को ये भी भरोसा दिलाता है कि मतांगनी को वो अब कुछ भी नहीं करेगा एंड अपने सभी बुरे काम भी छोड़ देगा। तो सुकी की जो मदर है वो मान जाती है एंड उसे बोलती है कि ठीक है तुम चले जाओ, मतांगनी जो है वो कल घर आ जाएगी। पर यहाँ पर जो राजमोहन है वो अभी सच में बदला नहीं होता है, उसने ऐसे ही प्रिटेंड किया होता है एंड अभी भी वो भीखू के साथ मिलकर माधव की जायदाद हड़पने की प्लानिंग कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे राजमोहन जो है वो मतांगनी का वेट कर रहा होता है, बट नेक्स्ट डे जो मतांगनी है वो घर पर पहुँचती ही नहीं है। तो राजमोहन पता करता है तो उसे ये बात पता चलती है कि जो मतांगनी है वो मिसिंग है। बट एक्चुअल में मतांगिनी जो है वो माथुर घोष के घर में ही होती है, बिकॉज माथुर घोष ने उसे किडनैप किया होता है। माथुर एक्चुअल में मतांगिनी की ब्यूटी से अट्रैक्टेड था एंड उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाकर अपनी लस्टी नीड्स को पूरा करना चाहता था। तो माथुर इसके लिए मतांगिनी को फोर्स करता है, बट जो मतांगिनी है वो हार नहीं मानती है। तो मतांगिनी को मनाने के लिए माथुर जो है वो उसे बांध कर भूखा प्यासा भी रखता है ताकि मतांगिनी जो है वो तंग आकर मान जाए, बट मतांगिनी फिर भी हार नहीं मानती। फिर माथुर की जो वाइफ है तारा, उसको घर में मतांगिनी की किडनैपिंग का पता चलता है। तो तारा जो है वो माधव को बुलाकर उसके साथ मतांगिनी को बचाने जाती है एंड ये दोनों मतांगिनी को वहाँ से छुड़वा लेते हैं एंड उसके बाद मतांगिनी को खाना वगैरह खिलाकर माधव जो है वो मतांगिनी को सेफली अपने घर वापस ले आता है। तो इस स्टोरी के लास्ट में ये बताया गया है कि माथुर को ये न्यूज़ मिलती है कि भीखू को पुलिस ने पकड़ लिया है एंड भीखू ने माथुर के सारे प्लान्स के बारे में कन्फेस कर दिया है, बिकॉज भीखू एंड जो माथुर है वो मिले होते हैं। एंड ये भी पता चलता है इसको कि भीखू ने मतांगिनी के किडनैप के बारे में भी पुलिस को बता दिया है। तो इससे माथुर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड डिप्रेशन में चला जाता है एंड वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। तो लास्ट में यही बताया गया है कि जो मतांगिनी है वो अपने पापा के घर पर रहने चली जाती है एंड राजमोहन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये थी इस नॉवेला की समरी। तो अब नेक्स्ट जान लेते हैं इस नॉवेला की मेन थीम्स को। तो हमारी फर्स्ट थीम है द रोल ऑफ वुमेन इन 19th सेंचुरी इंडिया एज दे स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशन। मीन्स कि इस नॉवल में दिखाया गया है कि 19th सेंचुरी में जो वुमेन थी वो किस तरह से ऑपरेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही थी। एंड सेकंड है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया स्ट्राइविंग टू असर्ट इटसेल्फ ओवर पैट्रियार्कल एंड कॉलोनियल कंट्रोल। मीन्स सिंबॉलिकली ये नॉवल रिप्रेजेंट करती है इंडिया की स्पिरिट को, न्यू स्पिरिट को, जो कॉलोनियल एंड पैट्रियार्कल कंट्रोल से खुद को इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। थर्ड है डोमेस्टिक वायलेंस। तो नॉवेला में डोमेस्टिक वायलेंस भी अच्छे से डिपिक्ट किया गया है कि जो मतांगिनी के हस्बैंड है वो उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं। एंड हमारा अगला थीम है पैट्रियार्कल एंड डोमिनेटिंग सोसाइटी। तो इसे भी नॉवल में अच्छे से दर्शाया गया है क्योंकि जो राजमोहन है वो कहीं ना कहीं मतांगिनी को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर बंदिशें लगाता है कि उसको यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं वो जो मेल कंट्रोल ओवर वुमेन है वो इसमें डिपिक्ट किया गया है। एंड उसके बाद लास्ट है हमारा लस्टीनेस। तो लस्टीनेस तो हम देख ही सकते हैं कि जो माथुर है वो डिपिक्ट करता है इस नॉवल में लस्टीनेस को कि किस तरह से वो वुमेन की ब्यूटी से अट्रैक्ट होके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए उसको किडनैप तक करता है ताकि अपनी लस्टी नीड्स को पूरा कर सके। ओके, तो यही थी इस नॉवेला की मेन थीम्स एंड यही था राजमोहन्स वाइफ नॉवेला के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके देन, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।